जय हिंद फ्रेंड्स। जीके वाले अपने सीरीज में आज अपन और आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो था अपना 13 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट, आज है 13 तारीख का सेकंड शिफ्ट सीजीएल 2024 का। तो पहला ही क्वेश्चन था अपना आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। टेस्ट चैंपियनशिप पहली बात तो ये स्टार्ट कब हुई? ये स्टार्ट होती है 2019 में और अभी 2023 में हुई है। 2023 में हुई है जिसका फाइनल हुआ था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और इसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, इंडिया उपविजेता रहा था। ये टेस्ट की लीग है, जैसे इंडिया में आईपीएल T20 लीग है ना, लेकिन वो बीसीसीआई की है, लेकिन ये आईसीसी की टेस्ट लीग है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना राज्यसभा का। तो भाई पाकिस्तान का बच्चा भी जानता है कि राज्यसभा उच्च सदन है। अधिकतम मैक्सिमम 250 सीटें हैं, लेकिन 245 ही फिल करते हैं वो, और 245 में से 12 प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। और 233 बच गई वो स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी से चुनकर आए जाते हैं। उच्च सदन है, इसका कार्यकाल नहीं होता है। कई बार क्वेश्चन है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल होता ही नहीं है राज्यसभा का। इसके जो सदस्य होते हैं मतलब एमपी, उनका कार्यकाल होता है 6 साल का, और हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के बारे में इंफॉर्मेशन। एक था 76, आर्टिकल 76, महा न्यायवादी। मुख्य विधिक सलाहकार। अनुच्छेद 76 में क्या है? भारत का महान्यायवादी। एक सेकंड रुकना भैया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76, ये विधिक अधिकारी होता है, मतलब सबसे बड़ा कानून सलाहकार होता है भारत सरकार का। ये दोनों सदन मतलब लोकसभा
और राज्यसभा, इन दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता, वोट नहीं डाल सकता। ठीक है। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, मुख्य विधिक सलाहकार होता है, कानून का सलाहकार, लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता है। और आगे बढ़ते हैं। 84, आर्टिकल 84 ये कहता है कि संसद के सदस्य है ना, अब संसद के सदस्य कौन से होंगे? तो लोकसभा के होंगे, एक राज्यसभा के होंगे। इनकी उम्र है ना, लोकसभा की है 25 साल और राज्यसभा की है 30 साल। संसद के सदस्य बनने की निर्धारित उम्र लोकसभा में बैठेगा उसको 25 साल होनी चाहिए, राज्यसभा में बैठेगा उसकी 30 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल पूछा था 92 के बारे में, और 92 में लिखा गया राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के प्रावधानों के बारे में। संबंधित। ठीक है। आर्टिकल 92 में राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। ठीक है। लेकिन जब सभापति प्रेजेंट ना हो तो कौन बैठेगा? उपसभापति बैठेगा। और जब ये भी प्रेजेंट ना हो तो कौन बैठेगा? जो वरिष्ठ है ना, मतलब सबसे ज्यादा उम्र दराज समझदार आदमी है उस सदन में, है ना, और वो भी सबकी सर्वसम्मति से, जो राज्यसभा के बाकी सदस्य बैठे हैं उनकी सहमति से वो एक आदमी को चुन के लाएंगे और उसको अध्यक्ष पद पर बैठा देंगे जब ये दोनों एब्सेंट हो तब। बाकी जो सदस्य है ना राज्यसभा के, वो निर्धारित करेंगे किसको बैठाना चाहिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन था गांधी जी के बारे में। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। इनका पूरा नाम था मोहन दास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। और 2 अक्टूबर को अब मनाई जाती है गांधी जयंती। क्या मनाई जाती है? गांधी जयंती। एक सेकंड रुकना भैया। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया। राष्ट्रपिता। जैसे बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। वैसे भारत का राष्ट्रपिता किसको कहा गया? गांधी जी ने। किसने कहा पहली बार? ये बात कही थी सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता। और कब कही थी? 4 जून 1944 में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। और 2 अक्टूबर को ही यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाने लगा। अहिंसा दिवस, क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी थे तो 2 अक्टूबर से ही अहिंसा दिवस मनाया जाने लगा। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। 1920 से लेके
1922 तक इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई कोई वस्तु नहीं खरीदना, अंग्रेजों के द्वारा दी गई सेवाएं, होटल, रेस्टोरेंट जो भी थे उनका यूज नहीं करना, असहयोग आंदोलन चलाया गया। और 1922 में जब काकोरी नहीं, चोरा चोरी कांड हुआ था ना, चोरा चोरी, शायद 2-3 दिन पहले क्लास में आया था, चोरा चोरी हुआ था जब गोरखपुर में यूपी के एक पुलिस स्टेशन को जला दिया था। और इसके बाद में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। और गांधी जी द्वारा किए गए काम, 1930 में उन्होंने दांडी मार्च किया था। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च, दांडी यात्रा बोल देते हैं, साबरमती से दांडी तक। साबरमती आश्रम है गुजरात के शहर अहमदाबाद में। साबरमती से दांडी तक नमक कर के विरोध में, नमक पर लगने वाले टैक्स के विरोध में ये थी यात्रा। लगभग 380 किलोमीटर की ये यात्रा थी। कहाँ से? साबरमती से दांडी तक। और इसके बाद में इनका था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने चलाया था अंग्रेजों को निकालने के लिए। और इसके बाद 30 जनवरी 1948 को देश आजाद होने के बाद नाथूराम गोडसे द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। जाना थोड़ा बहुत गांधी जी के बारे में, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदू पुरस्कार। नंदू पुरस्कार क्या है? तेलुगु सिनेमा का है। अपन यहाँ बोलते हैं साउथ की मूवी, ऐसे बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं टॉलीवुड। किसको? तेलुगु सिनेमा को। तो तेलुगु सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए, और टीवी में, तेलुगु टीवी में उत्कृष्टता के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड? नंदू पुरस्कार। और ये अवार्ड देती कौन है? आंध्र प्रदेश सरकार देती है। प्रतिवर्ष देती है आंध्र प्रदेश सरकार, प्रतिवर्ष नंदू अवार्ड तेलुगु सिनेमा और टीवी में विशेष योगदान के लिए। और 1964 से नंदू अवार्ड 1964 से प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश है, ये क्षेत्रफल के अनुसार 7वां बड़ा राज्य है और जनसंख्या के अनुसार 10वां बड़ा राज्य है। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है? कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। CD फॉर क्लासिकल डांस लिख रहा हूँ मैं। और कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में इतना ही। एक क्वेश्चन था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय
ओलंपिक संघ इसकी स्थापना होती है 1927 में। स्थापना कब हुई, यही क्वेश्चन अपने से पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इनमें से कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन था। तो वो है भेल। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब है कि जिसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरा गवर्नमेंट के पास हो, भारत सरकार के पास हो। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये महारत्न कंपनी है और ये दो CGL 2024 वाले लगभग सारे सेटों में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बारे में पूछा जा रहा है लगातार ही। और इसकी स्थापना भी कब हुई थी, 1964 में हुई थी। अभी अपन ने जाना पहले वाले क्वेश्चन में कि 1964 में नंदू अवार्ड दिया जा रहा है लगातार तेलुगु सिनेमा के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा हर साल। तो उसी प्रकार 1964 में ही भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना होती है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। पूरा राइट किसके पास है, अभी तक तो भारत सरकार के पास है, आगे क्या पता इसके शेयर कुछ बेच दें, प्राइवेट सेक्टर में दे दे, हो सकता है, अभी कुछ नहीं पता। संसद की कुछ कार्यवाही के बारे में पूछा गया था। उसमें 4 ऑप्शन में 4 पॉइंट थे। एक तो आधे घंटे की चर्चा, दूसरा 2 घंटे की संक्षिप्त चर्चा, और तीसरा शून्यकालीन चर्चा। एक ऑप्शन था पूरे दिन की चर्चा, ऐसा कुछ होता नहीं है संसद में, ये 3 चीजें ऐसे होती हैं, आधे घंटे की चर्चा भी होती है, 2 घंटे की संक्षिप्त चर्चा भी होती है और शून्यकालीन चर्चा भी होती है संसद की कार्यवाही में। नेक्स्ट क्वेश्चन था ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। क्वेश्चन यही था कि इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो हिमालय का मतलब उसके आगे हिमालय का बहुत ही कम भाग है। तो जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो भारत के लगभग अंतिम बिंदु पर जाके वो वापस घूम के इधर आती है वो ब्रह्मपुत्र। तो ये इसके बाद में हिमालय इतना नहीं है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ब्रह्मपुत्र की नदी के बारे में जानते हैं, अगासी ग्लेशियर। देखो यार, ये 12 मासी नदियां हैं, मतलब हमेशा बहने वाली नदी है। तो हमेशा बहने वाली नदी वही होगी जो ग्लेशियर से निकल रही है, क्योंकि बर्फ के ग्लेशियर हैं, वो पिघलते रहते हैं और पिघलते रहते हैं तो नदी हमेशा बहती रहती है। तो इसलिए 12 मासी नदियां हैं। तो अगासी ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है, तिब्बत में बहती हुई अरुणाचल प्रदेश में भारत में ही प्रवेश करती है और तिब्बत में इसको बोला जाता है सांगपो नदी, तिब्बत में इसको। और यह नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। देखो यार, लगभग अरुणाचल प्रदेश से जाके ऐसा सा भारत है, तो यहाँ आके ये भारत में प्रवेश करती है नदी ऐसे। तो हिमालय की पूर्वी सीमा ये है, क्योंकि हिमालय तो इससे ज्यादा इधर ही है, इधर ही हिमालय थोड़ा ना इतना। तो भारत हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है ब्रह्मपुत्र नदी। ये क्वेश्चन था और नदियों के नाम भी दिए गए थे ऑप्शनों में।
अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। इंडिया में। और उसके बाद में असम में आती है। असम की भी मुख्य नदी है और असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। असम की मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट नदी है असम की। ऐसे मान लो कि जितनी भी खेती वगैरह है वो सारी इसी पर डिपेंड है लगभग। और ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ना, इसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर। दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन में एक था काली नदी। काली बोल दे, शारदा बोल दे, महाकाली बोलते, तीनों एक ही है। पहली बात तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो नदी है वो इंडिया और नेपाल, इंडिया नेपाल के बॉर्डर के साथ, सीमा बॉर्डर के साथ ही बहती है। मतलब बॉर्डर बॉर्डर बहती है। जैसे ये ऐसा नेपाल है कुछ कुछ, है ना। और इधर ये सिक्किम है, फिर इधर ये भूटान है, ये नेपाल है। तो ऐसे बॉर्डर के साथ साथ बहती है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। इंडिया नेपाल बॉर्डर के साथ। और इसका उद्गम होता है, मतलब जहां से निकलती है, उद्गम होता है पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ कहाँ है? अपने उत्तराखंड में है। और काला पानी एक झरना है, वहां से इसका उद्गम होता है, इसीलिए इसका नाम काली नदी पड़ा है। काली नदी, शारदा नदी, महाकाली, जो भारत और नेपाल के बॉर्डर से बहती है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड से निकलती है काला पानी झरने से। नेक्स्ट थी तिस्ता। तिस्ता नदी, इसका उद्गम होता है सिक्किम में। और सिक्किम में भी कहां से? तसो लहामो, तसो लहामो लेक से, झील से। सिक्किम, तिस्ता नदी सिक्किम में तसो लहामो लेक से निकलती है। उसके बाद में सिक्किम के जस्ट नीचे कौन सा स्टेट है? वेस्ट बंगाल, वहां पर आती है। उसके बाद चली जाती है बांग्लादेश में। ठीक है। और ये वेस्ट बंगाल में सिंचाई के लिए और जल विद्युत, पन बिजली, मतलब पानी से बिजली बनाने में बहुत ज्यादा उपयोगी है। इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल में, सिंचाई के लिए और जल विद्युत के लिए, पन बिजली के लिए। नेक्स्ट नदी है सतलज। इसको सतलुज भी बोलते हैं। एक ही बात है, रिवर। ये पंच नद है ना, जिसके नाम पे पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है। 5 नदियों के दोआब से पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है। 5 जो रिवर है, इनमें सबसे लंबी है ये। कौन सी? सतलज नदी। और इसका उद्गम होता है तिब्बत से, राक्षस ताल, राक्षस ताल झील से, तिब्बत में सतलज नदी का उद्गम होता है। और यहाँ से फिर वो आते हैं हिमाचल प्रदेश में, और फिर यहाँ से हो जाती है पंजाब में,
और यहाँ से वो पाकिस्तान चली जाती है। ठीक है। सतलज नदी सिपकिला दर्रा, एक सिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, सिपकिला दर्रा, इस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश, सिपकिला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। 5 नदियों में सबसे लंबी नदी है। उद्गम है तिब्बत में राक्षस ताल झील से, हिमाचल प्रदेश में आती है, उसके बाद में पंजाब में, उसके बाद में पाकिस्तान में चली जाती है और सिंधु से मिल जाती है। 1 सेकंड रुकना भैया। हाँ भाई, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था, संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय नृत्य अकादमी, दोनों एक ही है। संगीत नाटक अकादमी को ही राष्ट्रीय नृत्य अकादमी बोलते हैं। संगीत नाटक की अकादमी के बारे में पता नहीं कितनी बार आ चुका है। 1952 में इसकी स्थापना होती है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी एक उप ब्रांच भी है जिसकी स्थापना 1954 में होती है। जवाहरलाल नेहरू नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है? मणिपुर में है। बार बार नहीं बताया जाएगा, मैं भी बोलता बोलता थक गया हूँ इसको। तो ये तो आप याद रखें क्योंकि इतनी बार रिवाइज हो चुका। और अगर 15-10 दिन और निकल जाएंगे फिर एक बार फिर करवा देंगे ताकि चीजें भूले नहीं, बनी रहे। आगे बढ़ते हैं। उस्ताद सबरी खान, नए नए कलाकारों के नाम आ रहे हैं। कुछ फेमस थे वो तो पहले जा चुके हैं, अब नए नए के बारे में पूछते हैं। सारंगी बजाते हैं, सारंगी, सारंगी। 2006 में इनको पद्म भूषण मिला, पद्म भूषण। अब आप बताओ कि भारत का कौन सा सबसे बड़ा सम्मान है पद्म भूषण? नेक्स्ट क्वेश्चन था, चोल राजवंश या चोल वंश? चोल वंश 1885 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक इसने रूल किया साउथ इंडिया पर। और साउथ इंडिया में भी केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा वाले हिस्से में, यहाँ पर इन्होंने रूल किया। कौन सा वंश है? चोल राजवंश। इस वंश का एक फेमस रूलर हुआ था राज फर्स्ट। इस रूलर ने एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम है वृद्धीश्वर मंदिर। किसका मंदिर है? लॉर्ड शिवा का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। और इसे बिग टेम्पल भी बोलते हैं, टेम्पल भी बोलते हैं। कहाँ है? तंजौर में है। तंजौर एक डिस्ट्रिक्ट है, किसका? तमिलनाडु का। वहां पर ये वृद्धेश्वर मंदिर है, शिव जी को समर्पित है।
और ये मंदिर बना था 1003 ईस्वी से लेके 1010 ईस्वी तक ये बना था। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये शामिल है। साइट में ये शामिल है। और मंदिर की विशेषता है 66 मीटर या 216 फीट इसकी हाइट है। देखो यार, चोल राजवंश जिसने केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु वाले हिस्से में साउथ इंडिया में 985 ईस्वी से 1024 ईस्वी तक राज किया। इसका एक फेमस रूलर था राज फर्स्ट प्रथम, है ना। इसने वहां पर एक मंदिर बनवाया। पता नहीं कितनी बार इस मंदिर के बारे में एग्जाम में पूछा गया है। वृद्धेश्वर मंदिर इसको बोला जाता है। तंजौर जिले तमिलनाडु के अंदर है। 66 मीटर या 216 फीट इसकी हाइट है। भगवान शिव को समर्पित है, मतलब शिव जी का मंदिर है। और बिग टेम्पल भी इसको बोला जाता है। 1003 ईस्वी से लेकर 1010 ईस्वी तक इसका निर्माण हुआ था। और वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये मंदिर शामिल है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA, इंडियन नेशनल आर्मी। गठन 1942 में, 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में। मोहन सिंह के नेतृत्व में। और कहाँ हुआ? सिंगापुर में हुआ, यही पूछा था। भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी गठन 1942 में सिंगापुर में मोहन सिंह के नेतृत्व में। बाद में क्या हुआ कि इसका पुनर्गठन हुआ, और पुनर्गठन हुआ 1943 में, 1 साल बाद ही। और वो किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। बोस ने पुनर्गठन किया किसका? इंडियन नेशनल आर्मी का। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाषा के बारे में। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा, इसके बारे में क्वेश्चन था, और वो है दारी। पता नहीं कौन सी भाषा है, तो वहाँ की आधिकारिक भाषा है दारी। मेरा भी ये गलत हो गया था, जो फारसी भाषा है ना, उसी का एक रूप है क्या? दारी। नेक्स्ट था भूटान। मतलब मिलान करने दिए गए थे, इधर 4 देशों के नाम दिए गए थे, उधर 4 भाषाओं के नाम दिए गए थे, आपस में इनको मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन था कि आधिकारिक भाषा है जो ग खा, जोगखा। बताओ कैसे कैसे नाम है। और ये वहाँ की राष्ट्रीय भाषा भी है भूटान की। नेक्स्ट था पाकिस्तान। यहाँ की आधिकारिक भाषा है उर्दू। और नेक्स्ट था म्यांमार, और यहाँ की आधिकारिक भाषा है बर्मा। म्यांमार को पहले बर्मा भी बोलते थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, पता नहीं, पाकिस्तान का तो छोटा वाला बच्चा है ना, जो हर बार यही बोलते हैं कि 48 में, 65 में, 71 में, 99 में चारों लड़ाइयाँ हमने जीती हैं।
उनके मन में ये जो माइंड सेट किया जा रहा है ना, वो बच्चा ही बता देगा फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। तो इतनी बात तो आपको तो पता होनी चाहिए। संविधान के पार्ट 4A में पहली बात तो। दूसरी बात आर्टिकल 51A में। तीसरी बात कितने फंडामेंटल ड्यूटी थे? 10, जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़े गए। फंडामेंटल ड्यूटी अपन ने किस देश के संविधान से लिए? रूस के संविधान से लिए। और 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी थी, 11वां जो मौलिक कर्तव्य था, वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 इसमें जोड़ा गया। ठीक है। और ये क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उसके माता पिता या अभिभावक, वो एक ही बात है, द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराना। ये था क्वेश्चन। अब इसमें दिया गया था आर्टिकल 51 का ए का सब क्लोज कितना है, तो वो की है। अब मुझे ये ध्यान था कि 86 संविधान, देखो कैसे किया इस क्वेश्चन को। ऑप्शन में दिए गए थे, करके बताता हूँ, 1 मिनट का टाइम और लूंगा मैं आपका। देखो ऑप्शन 51A का H, 51A का F, 51A का मान लो आप G, ये ऑप्शन थे 4, A, B, C और D, ये 4 ऑप्शन थे अपने पास। ठीक है। अब कैसे करता हूँ इसको। उसने दिया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता अभिभावक द्वारा शिक्षा देना कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है। अब मुझे पता है यार, ये वाली बात जोड़ी गई थी 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 11वां मौलिक कर्तव्य बना था। तो पता चला कि 51A में तो है ही सारी फंडामेंटल ड्यूटी, तो 11वां के कौन से प्लेस पे आता है अल्फाबेट में, तो 11वें नंबर पे आता है। तो अगर पहला फंडामेंटल ड्यूटी को ए नाम दिया गया है, दूसरे को बी दिया गया है, तीसरे को सी दिया गया है, तो लास्ट वाला कौन सा है? के, जो 11वां है। 11वां कौन सा है? जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना उनके अभिभावक द्वारा। ऐसे इस क्वेश्चन को बनाया मैंने। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक और नए सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।